हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपने मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है दैट इज ऑफ क्लास +1 का जो हमने लेक्चर नंबर 3 मैंने डाला था आपको क्वार्क्स के बारे में और कंजर्वेशन लॉज के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपनी बात की थी। लेकिन एक टॉपिक जो है वो हमारा यूनिट 1 के जो चैप्टर 1 के बारे में हम बात कर रहे थे विच इज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर, उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था, यानी एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया था। उसको मैं वैसे ही वर्बली इलेबोरेट कर रही हूँ, आप उसको जस्ट रीड कर सकते हैं। हमारे पास टॉपिक ये रह गया था कि कंजर्वेशन लॉज के बाद एक टॉपिक आता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं वो नेचर की सिमेट्री से ही निकलते हैं। अब नेचर की सिमेट्री के 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है होमोजेनिटी ऑफ द स्पेस। अब होमोजेनिटी ऑफ स्पेस में समझाती हूँ। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस का सिंपल मतलब यही होता है कि हर तरफ जो स्पेस है वो अलाइक है। यानी अगर कोई एक्सपेरिमेंट में यहाँ अपने घर में बैठ के कर रही हूँ और उसका मैंने रिजल्ट निकाला, मान लो मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका काम क्या था कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट करना। ऐसा एक्सपेरिमेंट है +1 क्लास में कि जिसमें हम पेंडुलम के बॉब की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करने के बाद पता करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस पर्टिकुलर जगह पे क्या है। अगर मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इस रूम में मेजर की है ग्राउंड के ऊपर ही और मेरी वैल्यू निकली लेट्स से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई। 9.8 इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं किसी और घर के किसी और कमरे में करूं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब होमोजेनिटी ऑफ स्पेस ये बताती है। होमोजेनिटी यानी होमोजीनियस मीडियम आप बोलते हो, द मीडियम विच इज सेम एवरीवेयर, है ना। तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस मींस स्पेस इज सेम एवरीवेयर। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट एक पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है वही रिजल्ट जो है उन एक्सपेरिमेंट्स का, अगर उसी तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाएगा तो किसी और जगह पे भी उसके रिजल्ट क्या आएंगे, वही आएंगे। तो पहला पॉइंट ये था होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। ये मैं चैप्टर 1 की बात कर रही हूँ कि चैप्टर 1 में हमने क्वार्क्स के बारे में और कंजर्वेशन लॉज के बारे में डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद एक टॉपिक हमारा रह गया था सिमेट्री, स्पेस सिमेट्री के बारे में। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होमोजेनिटी ऑफ स्पेस है। आई होप आपको क्लियर है। अगला पॉइंट है आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। अब आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपी डायरेक्शन के साथ डिस्कस होता है वर्ड। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस मींस कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को मैं ईस्ट डायरेक्शन में परफॉर्म कर रही हूँ और उसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं वेस्ट डायरेक्शन में परफॉर्म करूंगी तो भी रिजल्ट्स आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस मींस कि ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली फेवरेबल, या ऑल द डायरेक्शंस कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन एनी ऑफ द डायरेक्शन विल रिमेन अनअफेक्टेड या अनचेंज। ठीक है, तो दैट मींस आइसोट्रॉपी है स्पेस की। तीसरा पॉइंट है होमोजेनिटी ऑफ टाइम। होमोजेनिटी ऑफ टाइम ये बोलते हैं कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को आज आप परफॉर्म कर रहे हो और आपने कुछ रिजल्ट निकाला, अब उसी एक्सपेरिमेंट को आप 3 दिन के बाद परफॉर्म करोगे तो भी सेम रिजल्ट है, अगर आप कंडीशन सब सेम रखते हो तो। और अगर 10 साल के बाद करते हो तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बहुत पहले से मेजर की हुई है, अगर उसको आज भी मेजर करेंगे तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे रह गए थे नेचर सिमेट्री के साथ डील करने वाले। पहला पॉइंट है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, दूसरा पॉइंट है आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस मींस हर तरफ स्पेस अलाइक है। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस मींस कि हर डायरेक्शंस में किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है वो अनफेवरेबल मतलब अनचेंज रहेगा। और थर्ड पॉइंट आता है दैट इज होमोजेनिटी ऑफ टाइम, कि आज कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, कल करोगे, परसों करोगे तो रिजल्ट्स विल बी अनअफेक्टेड अगर आप सभी फिजिकल कंडीशंस को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 1 का चैप्टर 1 विच वाज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर, उसका सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में जो है आपके जो चैप्टर 2 है यूनिट 1 का, मैं ऐसे कहूंगी कि मेन चैप्टर है। इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल आने की ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही स्टिक करेंगे। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, डायमेंशनल एनालिसिस अभी मैंने आपको करवाना है। इस चैप्टर 2 का जो है टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, जब हम उस चैप्टर मतलब इस चैप्टर के उस टॉपिक को कवर कर लेंगे उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने उसके बेसिक्स करने हैं। सबसे पहले बेसिक्स के अंदर आपके पास आता है सबसे पहली डेफिनेशन की चैप्टर 2 जो है यूनिट 1 का, और उसका नेम जो है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और चैप्टर 1 का नाम था इंट्रोडक्शन विच वी हैव ऑलरेडी डन। सबसे पहले इसमें बात आती है फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होगी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। अब बिना मेजर किए हम लोग किसी भी चीज को बिना मेजर किए हम लेन देन ही नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, यानी a quantity which this I have written as which a quantity which can be measured directly or indirectly, that is called as a physical quantity, कि उसको
डायरेक्टली मेजर कर पाओ या इनडायरेक्टली मेजर कर पाओ। ऐसी इनडायरेक्ट मेजरमेंट कैसे हुई, जैसे किसी के साथ कंपेयर करके मेजर करना, या फिर डायरेक्टली मेजर कर रहे हो या इनडायरेक्टली, या किसी भी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी चीज मेजरेबल होगी तो दैट मीन्स वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, अब नीड क्या है मेजरमेंट की, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, नीड ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट्स की जरूरत क्या चीज होती है, अब मान लो पुराने टाइम में अगर कोई मार्केट में कुछ सामान लेने गया है, अब मान लो कोई एक शॉपकीपर है, आपने उसको कुछ पैसे दिए, वो आपको उसके बदले में कुछ भी दे रहा है, मान लो आप चीनी खरीदने गए हो, अब एक शॉपकीपर जो है आपको 10 रुपए के लिए एक कुछ क्वांटिटी आपको चीनी दे देता है बिना मेजर किए, ठीक है। किसी और शॉपकीपर के पास आप जाते हो तो वो आपको कम दे रहा है, ठीक है, आपको पता लग रहा है देख के कि हाँ कम है, लेकिन आप बोल ही नहीं सकते, आप मेजर ही नहीं कर सकते चीज को, जब तक आपके पास कोई यूनिट ही नहीं है, आप चीजों को मेजर ही नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे बताओगे कि आपको चीज कम मिली है या ज्यादा मिली है। इसका मतलब नीड क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की जरूरत इसलिए है कि अगर हमने आपस में कुछ भी चीज खरीदनी है तो हमें पता तो हो ना कि इतने में इतना आएगा, या इतना 1 किलो होता है या इतना 2 किलो। अब मान लो 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऐसा कुछ भी नहीं, तो आप अपना दिन इमेजिन करके देखो कि बिना किसी फिजिकल क्वांटिटी को यूज किए हुए आप काम कर सकते हैं या आप खरीदारी कर सकते हैं, आप एक्सचेंज ही नहीं कर सकते मनी का जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि इतने पैसे में कितना सामान आपको मिलने वाला है। इसका मतलब नीड क्या है फिजिकल क्वांटिटीज की, कि फिजिकल क्वांटिटीज इस तरीके की होनी चाहिए या फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स इस तरीके के होने चाहिए कि हर जगह पे वो यूनिट्स का आंसर क्या रहे, सेम रहे। अब यूनिट्स के आंसर को सेम रखने के लिए इवन नॉट इन वन कंट्री, और भी कंट्रीज में अगर आप लेते हो, मान लो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा है, ठीक है, हम लोग किसी कंट्री से कुछ सामान मंगवा रहे हैं, अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंट्री से क्लोथ ही मंगवाना है, ठीक है, अब मेरे कंट्री के अंदर जो है मुझे मान लो 5000 में जो है 10 मीटर क्लोथ मिल रहा है, ठीक है, अब मैंने किसी और कंट्री से मंगवाया और अपनी कंट्री के 10 मीटर से उस कंट्री के 10 मीटर को कंपेयर किया तो मुझे उस कंट्री का या किसी और कंट्री का 10 मीटर छोटा मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि आपके पास कुछ और यूनिट्स चल रहे हैं, किसी और कंट्री में कुछ और यूनिट्स चल रहे हैं, तो यानी आपस में ग्लोबली जब हम एक्सचेंज करेंगे या ग्लोबली जब मार्केट ग्लोबल मार्केट के या ग्लोबल लेवल के ऊपर जब हम काम करेंगे, तो अगर यूनिट्स डिफरेंट होंगे तो आपस में व्यापार करना जो है वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना जरूरी है, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। मींस जैसे इंडिया में अगर मुझे 1 किलो का भार मुझे पता है कि 1 किलो का मेरे पास जो है वट्टा है, मान लो जिससे भी मैं मेजर कर रही हूँ, तो अगर यहाँ पे 1 kg इतना है तो किसी और कंट्री में जाओगे तो भी 1 kg का उतना ही भार रहना है। ऐसा नहीं है किसी और कंट्री में 1 kg का भार ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो इसका मतलब आपके पास यूनिट्स होने जरूरी हैं, और वो यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। जैसे अब हम जो भी बात या जो भी चीज हम खरीदते हैं, हम ऐसा यूनिट्स के अंदर काम करते हैं, जैसे लीटर हो गया, या लीटर छोड़ू, चलो मैं मीटर की बात हो रही है, मीटर है या केजी है या सेकेंड्स है, ये सारे के सारे आपके क्या है, एसआई यूनिट्स हैं। अब आपके पास जो सबसे 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, वो आपके पास 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहली क्वांटिटी क्या आती है, मास। अब ये डेफिनेशंस ही बस हमने करनी है, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन डेफिनेशंस को राइट करें और इन्हीं को याद कर लें। अब मास क्या चीज होती है, मास तो सिंपली हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी, कि कितना मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो मास मींस क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड विद इन एनी ऑब्जेक्ट। अब मास को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट बनाया गया, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड या ग्लोबली एक्सेप्टेड यूनिट है, वो क्या है, 1 kg। तो मास को मेजर करने का 1 kg आपके पास यूनिट है। अब 1 kg को डिफाइन 2 तरीकों से करते हैं, ठीक है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये डेफिनेशन मोर एप्रोप्रिएट है। अदरवाइज जो पुरानी डेफिनेशन दी गई थी दैट वाज कि मास ऑफ 10⁻³ मीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम पानी का 10⁻³ मीटर क्यूब यानी इतना वॉल्यूम अगर हम वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले लेंगे तो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, 1 kg। अदरवाइज जो अब डेफिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स ने दी है। अब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स क्या है, फ्रांस में या पेरिस में एक जगह है जहां पे सभी इंटरनेशनल जो भी यूनिट्स आपस में कंट्रीज ने मिलके अपनी कोलैबोरेशन के साथ डिसाइड किए हैं, उन यूनिट्स की वैल्यू या उन यूनिट्स का एक्चुअल क्या होगा, मतलब मेजरमेंट्स उनकी क्या होगी, उन सब चीजों को वहां पे कीप किया रखा गया है, ठीक है। अब जैसे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स जो फ्रांस पेरिस में है,
अब उनके अकॉर्डिंग जो 1 kg क्या चीज होती है जो हम यूज करते हैं, 1 kg मीन्स मास ऑफ द प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, की प्लैटिनम इरिडियम ये सब्सटेंस का नेम है, कि प्लैटिनम इरिडियम का उन्होंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, एक सिलेंडर जिसकी हाइट और जिसका डायामीटर सेम था और उसकी वैल्यू थी 3.9 सेंटीमीटर। तो जब प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर बनाया जिसकी हाइट और रेडियस दोनों इक्वल 3.9 सेंटीमीटर के हैं, तो उस सिलेंडर का जो भार होगा, उस सिलेंडर के भार को उन्होंने स्टैंडर्ड वेट मान लिया 1 kg, कि इतना 1 kg होगा। अब देखो बेटा, जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली ह्यूमन मेड ही है, ऐसा तो है नहीं कि हमें नेचर ने 1 kg लिख के दिया कि हाँ एक वट्टा निकला नेचर में से और उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 kg जिसको हमने एज्यूम कर लिया। दीज आर ऑल यूनिट्स विच आर मेड बाय मैन हिमसेल्फ, और मैन ने अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग यूनिट्स को ऐसा चूज किया है कि ना तो वो बहुत ज्यादा बड़े हों और ना बहुत ज्यादा छोटे हों, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे होंगे तो अब मान लो 1 kg का भार इतना सा इसको इतने से किसी चीज को आप 1 kg कह रहे हो, तो इसका मतलब जब आप 10 किलो खरीदने, अब आप चीनी खरीदने जाओगे, अब आप बोलोगे 10 किलो दे, तो जाके कुछ क्वांटिटी आपको मिलेगी जो आपके काम में आने वाली है। तो यानी मुझे नंबर को कम यूज करना पड़े, क्वांटिटी का खुद का भार इतना हो कि ना तो वो ज्यादा कम हो और ना बहुत ज्यादा हो, तो इसलिए हमने 1 kg को स्टैंडर्डी ऐसा चूज किया है, 1 kg को स्टैंडर्ड वे में ह्यूमंस ने, कि ना तो वो बड़े यूनिट्स में आए और ना छोटे यूनिट्स में। इसी तरीके से 1 मीटर है, इसी तरीके से 1 सेकेंड है, ठीक है। अब इसका मतलब प्लैटिनम इरिडियम के सिलेंडर को ह्यूमंस ने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, जिसका हाइट और डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर रखा गया, और जो सिलेंडर बन गया, ठीक है, उसके बाद उसको जब देखा तो उसको बोल दिया कि स्टैंडर्ड ये 1 kg होगा, इसके बराबर जिसका भी भार है मीन्स वो 1 kg, इसके डबल जिसका भार है मीन्स वो 2 kg, जिसका ट्रिपल भार है इससे वो क्या हो जाएगा फिर 3 kg हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज ये बेसिक डेफिनेशन आप ये याद रखेंगे। इसके बाद ये मास के बारे में हमने बात कर ली, 3 फंडामेंटल जो है क्वांटिटी, सबसे पहले जो 3 क्वांटिटीज के बारे में बात हुई थी दैट वाज मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास के बारे में हम बात कर चुके हैं कि मास क्या है, और उसके लिए 1 kg ऐसा यूनिट है, और 1 kg की डेफिनेशन 2 डेफिनेशन है, चाहे ये याद कर लो चाहे वो याद कर लो। उसके बाद आता है सेकंड नंबर की फिजिकल क्वांटिटी दैट मींस लेंथ। अब लेंथ क्या चीज होती है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन को ही हम लेंथ कहेंगे, तो इसका मतलब लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, द सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विच आर मार्क्ड एनीवेयर, कि कोई भी 2 पॉइंट्स मैंने मार्क किए, मान लो जैसे मैंने ये पॉइंट एक मार्क किया और एक मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया, अब इन दोनों के बीच में जो भी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को मेजर करना, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, लेंथ बोल देंगे। दैट मींस अब लेंथ के लिए जो ऐसा यूनिट चूज किया गया दैट मींस 1 मीटर है, ठीक है, ऐसा यूनिट हमें पता है 1 मीटर है। अब 1 मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, अगेन प्लैटिनम इरिडियम लिया गया, ठीक है, वो भी कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स में ही इसकी भी डेफिनेशन है, मतलब इतना ये सब्सटेंसेस सारे वहां पे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब 1 मीटर क्या चीज है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस मार्क्ड ऑन द प्लैटिनम इरिडियम रॉड, की प्लैटिनम इरिडियम की एक रॉड ली, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स को मार्क कर दिया, उस रॉड को 273.16 केल्विन के ऊपर एक बार प्रेशर के अंदर रखा गया, क्योंकि प्रेशर से और टेम्परेचर से लेंथ चेंज होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, मान लो जैसे मेरे पास ये स्केच ही है, अगर मैं इस तरफ और इस तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगी तो ये स्केच स्क्वीज हो जाएगा, या फिर अगर मैं इस स्केच को रखा है मैंने यहाँ पे, और ये मान लो मेरे पास कोई एक लैब है और मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये मेल्ट होगा, और जब भी कोई चीज मेल्ट होती है तो हमें पता है वो स्ट्रेच हो जाती है, यानी एक्सटेंड हो जाती है, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब हम किसी चीज को कूल करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है, मतलब कूलिंग जो है वो जो है श्रिंक करती है किसी भी सब्सटेंस को, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं जब हम, यानी टेम्परेचर को जब हम हाई करते हैं तो चीज की क्या होती है, एक्सटेंशन। यानी टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करके प्लैटिनम इरिडियम की एक रॉड ली गई और उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स को मार्क कर दिया गया, उनके बीच के डिस्टेंस को स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि ये 1 मीटर है। और इतना ही है, अगर 1 मीटर यहाँ पे भी वही है और किसी और कंट्री में चले जाओगे तो भी क्या है, 1 मीटर की उतनी ही वैल्यू रहनी है, चेंज नहीं होगी ये वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड है ये क्वांटिटी सारी, और इनके डायमेंशंस भी ग्लोबली एक्सेप्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट मींस टाइम। अब टाइम हमें पता है, टाइम का मतलब क्या होता है, द मेजर ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन द 2 इवेंट्स, की कोई भी 2 इवेंट्स हो रहे हैं उनके बीच का जो भी ड्यूरेशन का फर्क है, उसी ड्यूरेशन के डिफरेंस को हम क्या कह देंगे, टाइम। अब टाइम के लिए जो ऐसा यूनिट है वो हमें पता है दैट इज सेकेंड। अब 1 सेकेंड जो है, यानी जिसको हम मीन सोलर सेकेंड भी कहते हैं, 1 सेकेंड मीन्स 1 मीन सोलर सेकेंड। सोलर सेकेंड मीन्स क्योंकि सूरज के राइज करने पे और सूरज के छिपने पे उसी को हम काउंट डाउन करते जाते हैं ना, यानी एक दिन हुआ, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आई जब सूरज फिर से राइज करता है, तो हम बोल देते हैं कि अब से लेके जब सूरज उगा था मतलब राइज किया था, और जब
फॉल करने के बाद फिर से दोबारा राइज किया, तो उस ड्यूरेशन को हम 24 आवर्स बोलते हैं, यानी एक दिन बोल देते हैं। अब मीन सोलर सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे, 1/, अब देखो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स। तो जब मैं एक दिन का इतना हिस्सा, यानी एक दिन का ये पूरा हिस्सा जो है, इतना पार्ट, दिस पार्ट ऑफ मीन सोलर डे, कि एक दिन का जब आप ये हिस्सा निकाल लोगे तो वो आपके पास किसके बराबर होगा, 1 सेकंड के बराबर ही होगा। क्योंकि 1 सेकंड मीन्स आपने एक दिन में 24 घंटे लिए, 24 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में आ गए, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में आ गए। जब आप एक पूरे दिन का इतना हिस्सा ले लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो ये बेसिक से डेफिनेशन थी, 3 बेसिक से यूनिट्स है जिनके बारे में हमने बात करनी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज तो ठीक है, पता लग गया कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि किसी भी चीज को जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, उसको आप क्या बोल दोगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब आती है बात फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में सबसे पहले तो मैं डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती हो, मींस एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, या विच इज टोटली इंडिपेंडेंट, उसको हम क्या बोल देंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मींस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे लेंथ है, अब लेंथ इज इंडिपेंडेंट, अब लेंथ किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में ही एक क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है, लेंथ हो गया। इसी तरीके से मास है, मास भी एक ऐसी, मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, नॉट आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट द यूनिट्स, ठीक है। अब लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मींस जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। अगर अभी नहीं पता लगा तो नेक्स्ट डेफिनेशन में बहुत क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वैसे ही आपके पास होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब समझाती हूँ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, यानी क्वांटिटीज विच डिपेंड, क्वांटिटीज which depend upon fundamental physical quantities which depend upon the fundamental physical quantities। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एग्जांपल स्पीड। अब देखो स्पीड आपके पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड किसी चीज की मतलब फिजिकल क्वांटिटी मींस जिसको भी आप मेजर कर सको। स्पीड को मेजर करने के लिए आपके पास स्पीडोमीटर्स होते हैं, कार, बाइक, व्हीकल कुछ भी चलाते हो आप तो स्पीडोमीटर उसके ऊपर बना है, इसका मतलब आप मेजर कर पा रहे हो उसको। अब स्पीड कैसे बनती है, स्पीड तब बनती है जब हम लेंथ को, यानी लेंथ मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, टाइम से। तो जब भी मैंने लेंथ को यानी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, अब देखो लेंथ आपके पास फंडामेंटल थी, टाइम आपके पास फंडामेंटल है, यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके मैंने एक नई क्वांटिटी बनाई है जिसका नाम क्या रखा गया, स्पीड। तो यानी ये क्या बन चुकी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करे वो चीज क्या बन जाएगी, डिराइव्ड बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर और एग्जाम्पल लें तो जैसे कि एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, एक्सेलरेशन क्या होती है, लेंथ, या एक्सेलरेशन को और बेटर डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या चीज होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कहते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को जब हम टाइम से डिवाइड कर दें, या चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें, वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, तो स्पीड को यानी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मैंने किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड किया। ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी वो एक्चुअली दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करके ही बनी थी। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास कोई दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके बन रही है, क्वांटिटी नहीं, तो यानी ये क्या बन जाएगी, डिराइव्ड। तो बेसिकली डिफाइन कैसे करना है कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कोई दो या तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके
या फिर 2 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड करके अगर आपके पास कोई भी नई क्वांटिटी ऑब्टेन होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोल देंगे। जैसे हमने ये 2 डेफिनेशंस किए, इसी तरीके से आपके पास होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब नए 2 डेफिनेशंस हैं, एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स को कैसे डिफाइन करोगे? फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली क्या यूनिट्स होंगे? फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कि जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट का इस्तेमाल हम करेंगे, उस यूनिट को हम क्या बोल देंगे? फंडामेंटल यूनिट। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी अगर लेंथ है तो उसके लिए जो फंडामेंटल यूनिट यूज होता है वो आपके पास क्या होता है? मीटर। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास मास है तो उसके लिए जो यूनिट यूज करते हो आप क्या यूज करते हो? किलोग्राम। इसी तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम है तो उसके लिए आप यूनिट क्या यूज करते हैं? सेकंड। तो यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या हुए? ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? फंडामेंटल यूनिट्स बोल देंगे। इसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुए? डिराइव्ड यूनिट्स मतलब जो यूनिट्स को, द यूनिट्स विच आर यूज्ड to measure, the units which are used to measure derived physical quantities, कि जो भी यूनिट्स को हम derived physical quantities को मेजर करने के लिए यूज करेंगे, उन यूनिट्स को हमने क्या बोल देना है? derived units बोल देना है। अब जैसे derived units की अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे अब हमने स्पीड लिखा ना, जैसे स्पीड, अब स्पीड के लिए जो यूनिट आप यूज करते हैं वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड देखो, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, इन दोनों को डिवाइड करने से एक नया यूनिट बना है जो कि डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो अगेन कि डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से या फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड करने से बनते हैं। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन क्या होगी? दोज यूनिट्स विच आर यूज्ड to measure the fundamental physical quantities, they are known as the fundamental units। और derived units क्या हुए? Those units which are obtained by either multiplying or by dividing 2 or more fundamental units are known as a derived unit। इस तरीके से लिख लो। या फिर units which are used to measure derived physical quantities, उनको भी हम क्या कह सकते हैं? derived unit। तो दोनों ही definitions जो हैं वो सही हैं, जैसे मर्जी आप इसको राइट कर लो, आपने समझना ही है बस कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो को एक बार आप पॉज करें और बोर्ड पे मैंने जितना भी डाटा लिखा है उसको आप क्या कर लें? नोट डाउन कर लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, कि कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम चूज करें, जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट हम चूज करते हैं मीटर, मास के लिए हम यूज कर रहे हैं केजी, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकंड। तो कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम चूज करें तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब क्या फीचर्स होने चाहिए उसमें। तो आपका टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट। अब स्टैंडर्ड यूनिट का सबसे पहला पॉइंट ये है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए या प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। जैसे 1 kg को हमने कैसे डिफाइन किया? 1 kg मीन्स अगर हम कोई प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर लेते हैं जिसके डायमीटर को और जिसकी लेंथ की वैल्यू को 3.9 सेंटीमीटर हमने रख दिया, तो उसको हमने क्या डिफाइन कर दिया? 1 kg। तो यानी हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि 1 kg इतना होता है। इसी तरीके से 1 मीटर को हमने प्रॉपर डिफाइन किया कि कोई प्लैटिनम इरिडियम की रॉड ली, ठीक है, उसको हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर रखा और 2 पॉइंट्स उसके ऊपर हमने मार्क किए, उसके बीच के डिस्टेंस को या उसके बीच की सेपरेशन को हमने 1 मीटर बोला। अगेन वी आर हैविंग अ डेफिनेशन। तो जो भी चीज प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड होगी उसको हम क्या चीज करेंगे? यूज करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वैल्यू बदलती हो टाइम के साथ। तो यानी कि वो वैल्यू वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मेजर करने का मेथड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके पास ये आता है प्रॉपर साइज। इट शुड हैव, लिख देते हैं, इट शुड हैव प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज का मतलब क्या है
कि यूनिट इस तरीके का होना चाहिए, इट शुड बी नाइदर स्मॉल नॉर टू लार्ज। ये ऐड कर लेना साथ में, इट शुड हैव द प्रॉपर साइज, दैट मीन्स द यूनिट शुड नाइदर बी टू स्मॉल नॉर बी टू लार्ज। मतलब यूनिट ऐसा होना चाहिए ना तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो और ना ही बहुत ज्यादा छोटा हो। मतलब 1 kg का भार ना तो बड़ा होना चाहिए बहुत ज्यादा और ना कम होना चाहिए, तो एक एप्रोप्रिएट हो, बीच वाली चीज हो। जैसे 1 मीटर कपड़ा जो है वो ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो और ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट हो, तो ये आपके पास प्रॉपर साइज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपके पास आता है, इट शुड बी इजीली असेसेबल। इट शुड बी इजीली असेसेबल। इजीली असेसेबल का मतलब हर कोई उसको यूज कर सके, हर कोई उसको असेस कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी लैब में जा रही हूँ तो ही मुझे 1 kg का असल मतलब पता लगेगा या 1 मीटर पता लगेगा। अब हम शॉप्स पे जाते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं चीजें, तो हमें 1 kg पता है कि कितना होता है, 1 मीटर पता है कि कितना होता है, 1 आवर 1 सेकंड सब पता है हमें। तो इसका मतलब इट शुड बी इजीली असेसेबल, अप्रोचेबल टू एवरीवन, कि हर कोई उस यूनिट को जो है वो यूज कर पाए। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास आता है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। इट शुड बी इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है कि अगर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स जो है पेरिस में है, फ्रांस के अंदर, तो वहां पे अगर 1 kg प्लैटिनम इरिडियम रॉड से बनाया या 1 मीटर को प्लैटिनम इरिडियम रॉड से बनाया, तो मैं इंडिया के किसी भी लैब में भी उसको कंस्ट्रक्ट कर पाऊं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे वहां से जाके पहले पता करना पड़ेगा कि कितना होता है। उन्होंने हमें बता दिया किसी तरीके से या हमें पता लग गया तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे 1 मीटर का स्केल आप रिप्रोड्यूस, 1 मीटर के स्केल्स की फैक्ट्रीज होती हैं, 1-1 kg के वेट्स जो आते हैं वो भी आते हैं मार्केट के अंदर। जैसे कोई दुकानदार है, उसने 1 kg का वट्टा रखा होता है या 50 ग्राम का रखा होता है, तो इट मीन्स वो रिप्रोड्यूसेबल है। ऐसा नहीं कि हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा तभी हमें पता लगेगा कि 1 किलो इतना होता है, तो हम खुद भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी उसको इजीली, हम वही बात है कि इजीली हर कोई उसको यूज कर पाए, हर किसी को पता हो कि 1 kg कितना है और उसको वो यूज भी कर पाए, रिप्रोड्यूस भी कर पाए। तो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। उसके बाद इट शुड नॉट चेंज विद टाइम प्लेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट शुड नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज। अब चेंज कैसा? इट शुड नॉट चेंज विद, ना तो वो टाइम के साथ चेंज हो कि 1 kg आज जितना है कल भी उतना होगा, 10 साल बाद भी उतना होगा। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम प्लेस, कि जगह से जगह भी ना बदले। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम प्लेस। टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ भी वो चीज ना चेंज हो, टेम्परेचर या फिर प्रेशर, कि ऐसे कोई भी फिजिकल कंडीशंस जो हैं आपके यूनिट्स को चेंज ना कर पाए, एक्सेट्रा। उसके बाद 6th पॉइंट जो आता है, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कि एक्सेप्ट सब लोग उसको कर पाए। ऐसा नहीं कि 3-4 कंट्रीज रिफ्यूज कर दे कि हाँ भी हम तो नहीं मानते कि 1 kg इतना होता है, तो फिर इस तरीके से आप ग्लोबल मार्केट में काम ही नहीं कर सकते। तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल लिख लो या इट शुड बी सिंपली एक्सेप्टेबल लिख लो। तो ये आपके 6 पॉइंट्स एनफ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट के। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट टॉपिक। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा नहीं है कि जो यूनिट का सिस्टम हम आज यूज कर रहे हैं शुरू से वही चल रहा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे वेरिएशंस आए हैं। पहले कुछ और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और अब इनको चेंज कर दिया गया है। तो आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला सिस्टम आया था दैट वाज सीजीएस सिस्टम, जिसको हम अभी भी यूज कर रहे हैं, यूज करते हैं। सबसे पहला सिस्टम सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम नाम से क्लियर है, सी, यहाँ पे सी का मतलब क्या है कि सी मींस लेंथ के लिए जो आप यूनिट यूज कर रहे हो, और वो लेंथ का यूनिट क्या है, हम यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। उसके बाद जी, जी का मतलब है मास के लिए यूज करना। मास के लिए हम किसको यूज करेंगे इस सिस्टम में? ग्राम्स को यूज करेंगे। और एस का मतलब क्या है? टाइम के लिए, और टाइम के लिए हम किसको यूज करेंगे? सेकंड को। एस का मतलब है टाइम, और टाइम के लिए किसको यूज करना है? सेकंड को। ठीक है, तो आपके पास ये तो था सीजीएस सिस्टम, पहला सिस्टम। उसके बाद सेकंड सिस्टम आया था एफपीएस। एफपीएस सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। अब इस ब्रिटिश सिस्टम के अंदर एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है लेंथ के लिए जो आप यूज कर रहे हैं यूनिट, और इन्होंने यूनिट यूज किया था लेंथ के लिए फुट। आपने सुना भी है यूनिट फुट, इतने फुट बोलते ही हैं हम। उसके बाद पी,
पी जो है वो यूज किया गया था मास के लिए, और मास के लिए इन्होंने जो यूनिट चूज किया था दैट वाज पाउंड, ठीक है। उसके बाद एस आया, एस मतलब टाइम के लिए, एस तो टाइम के लिए ही है, और टाइम के लिए यूनिट इन्होंने चूज किया सेकंड। लेकिन जो ये वाला सिस्टम था ब्रिटिश सिस्टम, इसको वाइडली एक्सेप्टेंस नहीं मिली। रीजन वाज दैट कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर हर चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। कॉम्प्लिकेटेड मींस कि पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल्स के अंदर काम होता था, ठीक है। 10 की पावर्स में कुछ भी नहीं चलता था, सब कुछ जो है वो डेसिमल में। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे 1 इंच जो है, इंच है या फुट है। अब 1 इंच जो होता है 1 इंच की वैल्यू होती है 2.54 सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 इंच की वैल्यू है। 1 फुट जो होता है वो 12 इंचेस का होता है, तो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। और अगर मैं इंचेस को सेंटीमीटर, यानी 1 फुट को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंच की वैल्यू से, यानी 2.54 सेंटीमीटर से। तो जब आप आंसर निकालोगे तो आपके पास डेसिमल्स में कुछ आंसर आएगा कॉम्प्लिकेटेड सा, यानी 1 फुट से 1 सेंटीमीटर में जाने के लिए मुझे कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं 12 टू करूं दैट इज 24 पॉइंट समथिंग या 25 पॉइंट समथिंग, इस तरीके का आपके पास आंसर आएगा। तो पॉइंट्स में चल रहा है ना काम, और वो भी रैशनल है नंबर, तो यानी 10 की पावर्स में नहीं चल रहा। अगर 1 फुट का आंसर 1000 सेंटीमीटर आ जाता है, या 100 सेंटीमीटर आ जाता है, या 10 की पावर 7 सेंटीमीटर आ जाता है, तो 10 की पावर्स में टैकल करना हर चीज को बहुत ईजी है। तो यानी फुट वाले सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसी डिफिकल्टी के रिगार्डिंग क्या था, इस वाले सिस्टम को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो ब्रिटिश वाले इसको यूज करते थे अपने टाइम में, लेकिन बाकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस इस सिस्टम को नहीं मिली। उसके बाद थर्ड सिस्टम आया था एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, यानी एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए जो यूनिट चूज किया गया था वो क्या था, मीटर। उसके बाद के आया, के के लिए, के मींस मास के लिए जो हमने यूज किया वो क्या है, किलोग्राम। और उसके बाद जो एस है, एस का मतलब टाइम के लिए चूज किया, और टाइम के लिए क्या रख लिया, सेकंड। अब एमकेएस सिस्टम आया, एमकेएस सिस्टम को एक्सेप्टेंस मिली, लेकिन एमकेएस सिस्टम का ये था कि इसमें सिर्फ ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज को ही डिफाइन किया गया था, दैट वाज लेंथ, मास एंड टाइम। ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज वर देयर, ठीक है। अब एमकेएस सिस्टम के बाद आया चौथा सिस्टम, दैट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को मिली इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। और एसआई की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन होती है ली सिस्टमे डी इंटरनेशनल, ठीक है, या ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। और इसी वाले सिस्टम को हम अब यूज करते हैं, एसआई सिस्टम को। और एसआई सिस्टम के अंदर बेसिकली जो एसआई सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम से ही निकला है, यानी एसआई सिस्टम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली अ रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। ये रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम ही है जो आपके पास एसआई सिस्टम है। और एसआई की फुल फॉर्म बता दी, सिस्टम है इंटरनेशनल, सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिस्टम है इंटरनेशनल, ये ली सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स। बेसिकली फ्रांस वाले लोगों ने थोड़ा सा ऐसा इलेबोरेटिव सा नाम दे दिया इसको। तो रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम है जिसमें हम लेंथ के लिए मीटर ही लेंगे, ठीक है, मास के लिए किलोग्राम ही लेंगे, और टाइम के लिए हम सेकंड ही लेंगे। लेकिन इन 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हमने कुछ और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को भी लेना है। जो आपके पास ऐसा सिस्टम होता है उसमें बेसिकली आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हैं, या फंडामेंटल जो क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स चूज किए गए वो टोटल 7 है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो टोटल 9 यूनिट्स जो हैं वो इस एसआई सिस्टम के अंदर जो है वो डिफाइन किए गए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट कर लें, और इसका वैल्यू जो है वो आप खुद इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट, जो आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो ली गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अब हमने एसआई सिस्टम की बात करनी है। एसआई सिस्टम के अंदर जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, और आज जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो आपके पास प्योरली क्या है, एसआई सिस्टम ही है। और एसआई सिस्टम में आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये एसआई का ही पार्ट चल रहा है,
SI लिख देती हूँ मैं। दिस इज बेसिकली SI सिस्टम, और इस SI सिस्टम के अंदर आपके पास 7 तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हैं। अब ये फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स किस किस क्वांटिटी के लिए यूज किए गए हैं वो मैं लिख रही हूँ। जैसे सबसे पहली क्वांटिटी आती है मास। मास के लिए जो हम SI यूज करते हैं वो आपके पास क्या है, किलोग्राम, और उसके लिए सिंबल यूज क्या करेंगे हम, kg, ठीक है। उसकी तरह से उसके बाद आएगा मास के बाद लेंथ। लेंथ के लिए जो हम यूज करेंगे वो है मीटर, और सिंबल यूज करेंगे हम m। फिर आया टाइम। टाइम के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड, लिखेंगे SEC या सिंपली SEC ही लिखते हैं वैसे तो। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर SI में इसको केल्विन ही लेते हैं, सेल्सियस हम बोल देते हैं, बट एक्चुअली में SI सिस्टम का जो यूनिट है टेम्परेचर के लिए वो क्या है, केल्विन, जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, सिंबल K से। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक ही टर्म है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो स्टार से लाइट आ रही है वो लाइट कितनी है। अब ल्यूमिनस जैसे बोलते हैं ना, ल्यूमिनस एक कंपनी का नाम भी है जो लाइट रिलेटेड कंपनी ही है, जो लाइट के डिवाइसेस को बनाती है, दैट मीन्स ल्यूमिनस। ल्यूमिनस बेसिकली मीन्स लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है कैंडेला। कैंडेला, सिंबल CD। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द SI या व्हाट इज द SI यूनिट टू मेजर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो याद करना है कैंडेला, सिंबल क्या है, छोटा c एंड छोटा d। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। ये तो आपको पता भी है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तभी हम A सिंबल जो है वो यूज करते हैं जहां पे हमें जरूरत पड़ती है। अभी हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। करंट के लिए जो आपके पास यूनिट है आपको पता है एम्पियर, सिंबल क्या है A। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए सिंबल या यूनिट मोल, और लिखेंगे इसको क्या, MOL। ई नहीं डालते। तो टोटल 1 2 3 4, ये 5th है, ये 6th है, 7। तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स जो हैं अलग अलग क्वांटिटीज के लिए दिए गए हैं SI सिस्टम में, और 2 सप्लीमेंट्री हैं। तो 2 आपके पास यूनिट्स है सप्लीमेंट्री। अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं आपके पास, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सबसे पहला आता है प्लेन एंगल के लिए। प्लेन एंगल जो आप मैथ्स में यूज करते हो दैट इज रेडियन। प्लेन एंगल के लिए रेडियन, लिखेंगे RD। इस तरीके से RD भी लिख सकते हैं या सिंपली R, वैसे RD ही लिखते हैं रेडियन के लिए। उसके बाद आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए होता है स्टीरेडियन। ठीक है। सॉलिड एंगल के लिए हम यूज करते हैं स्टीरेडियन। अब सॉलिड एंगल क्या चीज है वो मैं समझा देती हूँ। S से या SR या ST, आई डोंट, मतलब S से भी डिनोट कर सकते हैं, छोड़ो खैर इतना डीप करने की जरूरत नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड एंगल का जो है यूनिट और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड एंगल के लिए आपके पास क्या है, स्टीरेडियन, और इसके लिए आपके पास क्या है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए दैट मीन्स कैंडेला। ये याद करने हैं अच्छी तरह से। तो वीडियो को पॉज करके और इतना पार्ट आप एक बार क्या करें, राइट डाउन कर लें। स्टीरेडियन के लिए लिख लो SR, छोटा s छोटा r भी लिख सकते हैं, एक s बड़ा और r ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स ये सारे ही। इसके बाद हमने करना है तो टोटल ये 9 यूनिट्स जो है वो डिफाइन किए गए। हाँ सॉलिड एंगल के बारे में आपको बताना था। लेट मी हैव अ पेज, 1 सेकेंड। जैसे प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल तो 2 लाइंस के बीच का एंगल है ये। अब ये 2 मैंने रेस बनाई, इनके बीच में जो ये एंगल होगा, ये एंगल आपका क्या है, प्लेन एंगल। क्योंकि इस बोर्ड को एक प्लेन ही बोलूंगी मैं, तो इस बोर्ड के ऊपर 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की और उनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको मैंने क्या बोला, प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या चीज होती है, जैसे आपने कोई कोन कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई भी पेज अपने पास लो और आप उससे कोन बना लो, ठीक है। अब जब आप उस कोन को बीच से देखोगे, अब आप इस कोन के बीच से देखो तो इसके बीच में आपको क्या नजर आएगा, अगर आप इसके बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई एंगल बनाओगे तो वो एंगल एक सर्कल होगा, एक सर्कल बनेगा आपके पास।
इसके बीच में अगर आप कोई एंगल बनाओगे, क्योंकि अगर ये कोन को देखें तो 3D फिगर है ना, तो 3D फिगर के अंदर जब आप इस कोन के इस पॉइंट के ऊपर कोई एंगल बनाने की कोशिश करोगे तो वो एंगल आपका क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है ना। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई भी एंगल बनाऊं, जैसे इस तरीके का मेरे पास कोई कोन है, तो इस कोन के इस वर्टेक्स के ऊपर अगर मैं कोई एंगल देखूं तो ये एंगल मेरे पास क्या बनेगा, सर्कल एंगल बनेगा। यानी अगर मैं 3D के अंदर कोई एंगल बनाती हूँ तो 3D के अंदर जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और अगर कोई एंगल 2 डायमेंशन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल बेसिकली 2 डायमेंशनल फिगर्स के लिए है, और सॉलिड एंगल यानी स्टीरेडियन यूनिट किसके लिए है, 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। जैसे कि ये कोन के इस वर्टेक्स पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये काम था। इसके बाद आपको बस लास्ट पॉइंट ये समझाना है एडवांटेजेस क्या है एसआई सिस्टम के। अब एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट आता है कोहेरेंट। ये आप खुद रीड कर लेंगे, एडवांटेजेस हेडिंग में लिख देती हूँ। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द एसआई सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में सबसे पहला एडवांटेज यही है कि ये सिस्टम कोहेरेंट है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है कि ये सिस्टम रैशनल सिस्टम है। अब देखो, सबसे पहले मैं रैशनल सिस्टम समझा देती हूँ, इजी है। रैशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक के लिए यूज हो गया। यानी रैशनल सिस्टम मींस आपने कोई 1 यूनिट चूज किया, 1 यूनिट फॉर 1 क्वांटिटी, कि एक यूनिट एक क्वांटिटी के लिए यूज होने वाला है, किसी भी और क्वांटिटी के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल। एनर्जी के लिए हम जूल यूज करते हैं। अब जो जूल है वो, अगर जूल की भी हम बात करें तो जूल जो हमने यूनिट चूज किया, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, हर टाइप की एनर्जी के लिए जूल ही यूज होगा। ऐसा नहीं कि काइनेटिक के लिए अलग सिंबल है या अलग यूनिट है और पोटेंशियल के लिए अलग यूनिट है। तो सभी टाइप की या सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए एक ही यूनिट है, दैट इज जूल। दैट मीन्स रैशनल सिस्टम। रैशनल मीन्स कि एक क्वांटिटी है, उसके लिए आपने एक यूनिट को फिक्स कर दिया और वो यूनिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक यूनिट जो है उसको आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। एनी यूनिट कैन बी डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग सम अदर यूनिट्स। तो डिराइव्ड सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम है, एसआई सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम है। जैसे एसआई सिस्टम में वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को सेकेंड से डिवाइड करने के बाद आपको एक डिराइव्ड यूनिट मिला और वो डिराइव्ड यूनिट एक्सेप्टेबल है, एवरीवेयर सेम है। तो दैट मीन्स कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कोई भी 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल सकते हैं। रैशनलाइज मीन्स एक सिस्टम के लिए आप एक ही यूनिट को चूज करेंगे, हमेशा वही यूनिट चलेगा। जैसे हर फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए यूनिट क्या चलता है आपके पास, जूल। तीसरा पॉइंट है मीट्रिक है, मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक मीन्स सब कुछ 10 की पावर्स में चलेगा। जैसे अगर मैं 1 मीटर को 1 मीटर यानी एसआई से मैं सीजीएस में जाना चाहती हूँ तो 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मैं एसआई से सीजीएस में चली गई और 10 की पावर्स में मेरा काम चल रहा है। यानी जैसे 1 केजी जो है उसको आप क्या लिखोगे, 1000 ग्राम। अगेन आप 10 की पावर्स में चल रहे हो। तो मीट्रिक मीन्स हर चीज क्या है, पावर्स ऑफ 10 के अंदर डील हो रही है। तो यानी बहुत इजी हो गया ना। और एफपी जो आपके पास ब्रिटिश सिस्टम था उसमें तो क्या था, सब कुछ पॉइंट्स में चल रहा था, तो यानी वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और ये क्या है, मीट्रिक सिस्टम इजी है, तो 10 की पावर्स में काम हो रहा है। उसके बाद टोटल यूनिट्स आर स्मॉल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स स्मॉल है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट स्मॉल मतलब टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री, यानी 9 डिफाइन कर दिया आपने। और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं इन 9 से ही निकल सकते हैं। यानी इन 9 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप दुनिया भर के जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन सबको बना सकते हो। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी जो मर्जी आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी खोल के देख लो, ठीक है। कोई भी आप जो है फंडामेंटल खोल रही हूँ, कोई भी डिराइव्ड एसआई सिस्टम के अंदर कोई भी डिराइव्ड यूनिट अगर आप निकालोगे तो वो फंडामेंटल यूनिट से ही निकल आएगा। तो यानी 9 यूनिट्स है टोटल और इन्हीं 9 यूनिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कोई मर्जी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस, तो इसकी है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर स्मॉल। उसके बाद 5th पॉइंट इसमें ये है कि इंटरनेशनल
एक्सेप्टेंस कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, यानी ग्लोबली एक्सेप्टेड है और हर जगह पे इसके जो क्वांटिटीज के वैल्यूज जो है वो क्या रहने वाले हैं, बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई नो दैट कि लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक्स है इसलिए मैंने फटाफट इनको कवर अप करा दिया। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स आपके नोन में 11th और 12th क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं, आईसीएसई है, चाहे सीबीएसई है, चाहे पीएसई भी है, क्योंकि सिलेबस तो हर जगह सेम रहता है। तो प्लीज उनके साथ भी आप इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे अपनी स्टडीज को जो है वो इफेक्टिवली कर पाएं। फिजिक्स सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करती हूँ 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के साथ। प्लीज इनको शेयर करें एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।